वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने काम करना है वो 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। तो आए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़? पूछ रहे हैं हमसे कि बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है। गिव 3 एग्जाम्पल इन ईच केस, यानी ईच केस यानी बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी दोनों की आपने 3 एग्जाम्पल देनी है। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं। द बेस क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड बाय देमसेल्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ को इन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि बेस क्वांटिटीज़ जो डिस्क्राइब होंगी वो देमसेल्फ होंगी। ओके, ठीक है। यानी बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ये इटसेल्फ एक मुकम्मल क्वांटिटी होगी। जैसे कि इसकी साथ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अब है हमारे पास टाइम, तो टाइम क्या है हमारे पास? एक बेस क्वांटिटी है। अब टाइम फाइंड करने के लिए, टाइम के यूनिट फाइंड करने के लिए हमें किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करना होगा। वी नो दैट इट्स अ सिंगल क्वांटिटी एंड इट इज़ डिफाइंड बाय देमसेल्फ, और ये खुद को ही डिफाइन कर रही है। टाइम क्या होता है हमारे पास? वक्त होता है, यानी आप स्टॉप वॉच से टाइम को मेजर कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान। और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकेंड्स, मिनट्स। तो इस तरह से इसके यूनिट्स भी हैं, ठीक है ना। तो इसके एसआई यूनिट्स जो होंगे, एसआई यूनिट्स बेस क्वांटिटी के जो टाइम के एसआई यूनिट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? सेकंड्स होंगे। तो बेस क्वांटिटी की दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है जो करंट भी है इट इज़ आल्सो डिफाइंड बाय देमसेल्फ, और इसके एसआई बेस यूनिट्स क्या होंगे? एम्पेयर। और मैस के क्या होंगे? किलोग्राम। मैस भी बेस क्वांटिटी है, ये देमसेल्फ डिफाइन होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट के ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेयर एज ड्राइव क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर बेस क्वांटिटीज़। गुड हो गया। अब इसको हम ना थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ में हमें क्या कहा गया कि ये विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर बेस क्वांटिटीज से डिफाइन होगी। ये इट सेल्फ या देम सेल्फ डिफाइन नहीं हो रही। इन्हें डिफाइन करने के लिए ड्राइव क्वांटिटीज़ को हमें किस पे डिपेंड होना पड़ रहा है? बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो ये कम्बिनेशन हो गया 2 और मोर बेस क्वांटिटीज़ का। जब 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ कंबाइन होंगी तो वो फिर क्या बनाएंगी हमारे पास? ड्राइव क्वांटिटीज़ बढ़ाएंगी। तो आए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ में हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास बेस यूनिट क्या है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज़ द सेम थिंग। तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होंगे हमारे पास? मीटर। और टाइम के यूनिट क्या होंगे? सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास वेलोसिटी के यूनिट हो जाएंगे मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी के जो यूनिट हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बन रहे हैं। एक मैस से मैस कह रही हूँ, एक हमारे पास मीटर है और दूसरी बेस क्वांटिटी हमारे पास टाइम की है, दैट इज़ कॉल्ड सेकंड। तो यहाँ पे 2 बेस क्वांटिटीज़ मिली तो हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बनी, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी के यूनिट अभी हम ऊपर पढ़ के आए, ये क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड। और टाइम के क्या यूनिट होंगे? सेकंड। तो ये 1 सेकंड ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये -1 क्या हो जाएगा? -2। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड एग्जाम्पल, ड्राइव यूनिट की फोर्स। और फोर्स किसके इक्वल होती है? मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो मैस के क्या यूनिट होते हैं हमारे पास? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन के अभी हम ऊपर यूनिट डिफाइन करके आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़ मिल के हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट 1.3 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है?
पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। अब हमें नीचे कुछ यूनिट गिवन है, कह रहे हैं इनमें से आप बेस यूनिट्स को पिक करें। जाउल, जाउल इज आल्सो नॉट अ बेस क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या है, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है। जाउल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सो इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं फोर्स, तो उसके एसआई यूनिट में हम उसको न्यूटन भी कहते हैं। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था जिसने फोर्स को डिस्कवर किया था, फोर्स के फॉर्मूला को डिस्कवर किया था। ओके, इट्स आल्सो अ ड्राइव क्वांटिटी। तो किलोग्राम हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं आंसर में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास हर्ट्स, तो ये हमारे पास होती है एक ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि हर्ट्स इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्स ऑफ टाइम। तो इसके यूनिट हमारे पास फ्रीक्वेंसी के हो गए हर्ट्स, और ये हमारे पास क्या होगी, एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट है मोल, मोल इज़ फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इट्स आल्सो अ बेस क्वांटिटी। अम्पेयर इज़ अ यूनिट ऑफ करंट, it's also a base quantity. Meter is a unit of length, it's also a base quantity. Kelvin is a unit of temperature, it's also a base quantity. Coulomb is a unit of charge, it's not a base quantity. और ये हमारे पास क्या होगी, एक ड्राइव क्वांटिटी होगी। और जो वॉट हैं ये हमारे पास पावर के यूनिट हैं, ये भी हमारे पास बेस यूनिट्स नहीं है, इट्स आ ड्राइव यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं 1.4 में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कह रहे हैं कि अब हमारे पास चार ड्राइव क्वांटिटीज हैं, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड फोर्स। तो कह रहे हैं अब बताएं इनमें कौन कौन सी ड्राइव क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हमें पता है कि ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से मिल के बनती हैं, तो अब हमने इनमें से हर एक में से बेस क्वांटिटी पिक करनी है कौन कौन सी इन्वॉल्व है। तो स्पीड के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, स्पीड के यूनिट होते हैं हमारे पास मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। सबसे पहले देखते हैं हम कि स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड का हमारे पास होता है फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ठीक हो गया। तो डिस्टेंस के यूनिट हो गए हमारे पास मीटर, और टाइम के यूनिट क्या हो गए हमारे पास सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी एंड सेकंड इज़ आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो स्पीड के अंदर हमारे पास लेंथ एंड टाइम टू बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड स्पीड बना रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब, यानी 3 साइड्स की जो लेंथ होगी क्यूब में वो सेम होगी और उसका हम क्यूब ले लेंगे, यानी थर्ड पावर ले लेंगे। और लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर, ठीक हो गया। तो मीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब। तो वॉल्यूम में कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, लेंथ ओनली, गुड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। तो फोर्स में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले फोर्स का देखते हैं फॉर्मूला। जैसे कि आपको भी बताया मैंने, इसका फॉर्मूला होता है मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस के यूनिट हो गए किलोग्राम और एक्सेलरेशन के यूनिट हो गए मीटर पर सेकंड। तो इसके अंदर फोर्स के अंदर 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैस, लेंथ एंड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं वर्क के अंदर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्टेंस कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्क डन। तो वर्क डन में फोर्स है, फोर्स के यूनिट हम ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गए वर्क फोर्स के, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके हो गए मीटर। तो इसमें अब किलोग्राम यानी मैस, मीटर फॉर लेंथ एंड टाइम सेकेंड्स फॉर टाइम, ये 3 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो मिलके वर्क को बना रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स, ठीक है ना। अब आप सबको अपनी एज जो है ना ईयर्स में तो पता होगा, आप सब बताते होंगे मेरी एज जो है 16 ईयर्स है, मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो लेकिन आपको मंथ्स का भी पता होगा ऊपर से कि मैं इतने साल और इतने महीनों का हूँ या की हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं पता होगा मिनट्स में या सेकंड्स में भी आपकी एज होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अपनी एज लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कितने हैं, 17 ईयर्स ओल्ड हैं, ईयर्स ओल्ड है ना 17 ईयर्स। अब देखने के एक ईयर में, एक साल में कितने दिन होते हैं।
तो दिन आपको पता लग गया कितने होते हैं, 365। अब देखना है, दिन पता लगे तो अब आपने देखना है एक दिन में घंटे कितने होते हैं। तो घंटे अब आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आपने घंटे पता लगे तो अब आपने देखना है एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अब आपको मिनट्स का पता लग गया तो अब आपने देखना है एक मिनट के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब इन सब को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी एज सेकंड्स में आ जाएगी। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ ताकि आपको बेहतर क्लियर हो जाए। पहले ईयर्स में एज, फिर ईयर में दिन कितने हैं, फिर दिन में घंटे कितने हैं, फिर घंटे में मिनट कितने हैं और फिर मिनट्स में सेकंड्स कितने हैं। ये सब आप लिखेंगे और अपनी सेकंड्स में एज फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, What role SI unit have played in the development of science? कह रहे हैं कि SI यूनिट साइंस की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया है अब तक। तो देखते हैं हम इसका आंसर। SI यूनिट्स आर इजी टू यूज़, ठीक है ना। SI यूनिट्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास इजी टू यूज़ हैं। देयर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ इजी बिकॉज दे कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10। कह रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये चीज़ें ना बहुत इजी हो गई हुई हैं क्योंकि हम इनको 10 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। जो क्वांटिटीज़ हमारे पास काफ़ी लंबी लंबी होती हैं उन्हें हम 10 की पावर में लिख के शॉर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इन्होंने जो बात की है ना कि हम यूनिट्स को मल्टीपल्स ऑफ 10 में लिख लेते हैं, इसलिए हमें अब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना इजी हो गया। तो वो कैसे हो गया आए वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ मेजर किया, उसकी वैल्यू आपके पास आई है 389625 मीटर। तो अब ये वैल्यू क्या है, आपके पास बहुत ज़्यादा लेंथी है। जब आप इसको किसी दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गलती के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी वैल्यू है। तो आपको इसको किस तरह ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, आप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। तो कितनी प्लेसेस शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 प्लेसेस आपने इसको लेफ्ट मूव कर दिया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या किया, 8 को राउंड ऑफ कर दिया। 8 के आगे आपके पास 5 से ग्रेटर वैल्यू तो आपने 8 को राउंड ऑफ कर लिया, ये हमारे पास बन गया 9। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.9 और पॉइंट आपने 5 प्लेसेस शिफ्ट किया तो वो हो जाएगा 10⁵ मीटर। अब ये वाली वैल्यू आपके पास इस तरह की एक वैल्यू बन गई है। अब ये हमारे पास एक बहुत प्रिसाइज, एक बहुत स्मॉल सी वैल्यू बन गई है। अब इसके साथ आपको टैकल करना, इसको हैंडल करना आसान होगा और एरर के चांसेस भी कम हो गए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपने वेलोसिटी मेजर किया तो ये 3,0,0,0,0,0 काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ आगे आ गए हैं। अब फिर से अगर आप इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इन पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे। सबसे लास्ट में पॉइंट होता है ना, ऑटोमेटिकली आपको शिफ्ट करेंगे इसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3। आप इसको 3 भी लिख सकते हैं, आप इसको 3.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3.0 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास एक 3 वैल्यू आ गई है, 3.0 वैल्यू आ गई है। अभी इतनी बड़ी वैल्यू से हमने इतनी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब इस वैल्यू को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको आपने पढ़ा ही होगा, इसको मेगा कहते हैं। आपके पास 10⁻³ हमारे पास किलो होता है और 10⁻⁻12, 10⁻⁻15 हेक्सा, ऑक्टा, इन सबको ना नाम दे दिए गए हैं, इन्हें SI यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी जगह मेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁶ मेगा पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मेगा को आप इधर ही इस यूनिट्स में रहने दें और आप सिर्फ ये 10⁻⁶ है ये मेगा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब आप क्या करें, मेगा को ऐसे ही लिखा रहने दें और 3 को सिर्फ हैंडल करें। फॉर एग्जांपल 3 को आपने किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। तो मेगा यहीं पे ऐसे ही यूनिट्स में लिखा रहेगा। तो आप सिर्फ इस 3 को हैंडल करेंगे। ये सारे ज़ीरोज़ किस में कन्वर्ट हो गए, SI यूनिट मेगा में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है 1.7, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। हमसे पूछ रहे हैं वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है। तो आए इसका आंसर देखते हैं। इट इज़ लीस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट।
अब लगा लें आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है और वो जो सबसे छोटी वैल्यू मैयर कर सकता है, सबसे लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे छोटी वैल्यू जो मैयर कर सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा? वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। वर्नियर कांस्टेंट को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, द वर्नियर कांस्टेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन एंड वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब कह रहे हैं कि वर्नियर कांस्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जो वर्नियर कांस्टेंट है ये तो हम वर्नियर कैलिपर का फाइंड करेंगे ना, तो ये वर्नियर कांस्टेंट वो है जो वर्नियर कैलिपर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैयर कर सकता है। तो उसका मेथड ये होगा, जो आपकी है लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, जितनी भी लेंथ है ना आपकी वर्नियर स्केल की, उसकी वन डिवीजन लेंगे और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, इनका क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो वर्नियर कांस्टेंट में हमें यही कहा गया ना कि आपने देखना है जो आपकी मेन स्केल डिवीजन है, सबसे स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है, आपने वो वन स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन लेनी है, दैट इज 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल डिवीजन देखनी है, आपने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लेनी है। तो टोटल हमारे पास कितनी वर्नियर स्केल डिवीजन होती हैं? 0 to 9 होती हैं, 0 to 9 होती हैं। तो इसको लिखने का मेथड ऐसा है 10 out of 9। तो 10 out of 9 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी। तो 10 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.9 मिलीमीटर आ जाएगा। तो अब 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर करेंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट है, यानी वर्नियर कांस्टेंट वो वैल्यू जो आप वर्नियर कैलिपर से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैयर कर सकते हैं। तो वर्नियर स्केल से वर्नियर कैलिपर से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप मैयर कर सकते हैं मिलीमीटर्स के अंदर, वो 0.1 है, और जो सेंटीमीटर में आप मैयर कर सकते हैं वो 0.01 है। एंड लास्ट पे हमें कह रहे हैं इट इज़ आल्सो नाउन एज लीस्ट काउंट। तो इसको हम वर्नियर कांस्टेंट को लीस्ट काउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें 1.8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट? कह रहे हैं कि एक मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट के जीरो एरर से क्या मुराद है? जीरो एरर एक्चुअली होता क्या है? तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल देन इंस्ट्रूमेंट हैज़ जीरो एरर। ठीक है ना? आइए मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारे पास क्या है? वर्नियर स्केल है, और ये हमारे पास क्या है? ये वाला, ये हमारे पास मेन स्केल है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन्स हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये चलती आ रही हैं और यहाँ पे शो हो रही हैं, ये हमारे पास मेन स्केल डिवीजन्स है। तो ज़ीरो एरर में उन्होंने ये कहा है जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं करेगा तो तब हमारे पास आएगा ज़ीरो एरर। तो ये देखें, अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास क्या है? वर्नियर स्केल है। तो वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है और ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ज़ीरो एरर। तो जो जिस ज़ीरो एरर में हमारे मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर या पॉजिटिव वर्नियर स्केल एरर। और जिसमें ये देखें, जिसमें मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से राइट की तरफ मूव कर जाता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स? कह रहे हैं कि मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ज़ीरो एरर को फाइंड करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम उस ज़ीरो एरर को ना फाइंड करें तो क्या है, क्या जाता है, हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो आइए इसका आंसर देखते हैं। बाय द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर द ऑब्जर्वेशन टेकन कैन बी करेक्टेड टू गेट करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब हम ज़ीरो एरर फाइंड कर लेंगे, दो किस्म का हमारे पास ज़ीरो एरर होता है ना, अभी हमने देखा है, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है हमारे पास
नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इन दोनों केस में जब हमारे पास ज़ीरो एरर आएगा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपने इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल उसके जार्स को बंद करके उसका ज़ीरो एरर फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। कि वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो ज़ीरो हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं या लेफ़्ट राइट मूव कर रहे हैं, उस लिहाज से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर आ जाएगा। तो फिर आप फाइनल वैल्यू में से वो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर को प्लस और माइनस कर देंगे, तो आपके पास एक करेक्ट और एक प्रिसाइज वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 1.10 क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं व्हाट इज स्टॉप वॉच। ठीक हो गया, स्टॉप वॉच क्या होती है। What is the least count of mechanical stopwatch you have used in the laboratories। कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने पूछ लिया कि आपके पास स्टॉप वॉच आप सबने देखी होगी कभी ना कभी या यूज़ की होगी कि स्टॉप वॉच होती क्या है। और फिर उन्होंने पूछा जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है जो हम अक्सर लैब्स में यूज़ करते हैं उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट मीन सबसे छोटी वैल्यू क्या है जो वो मेजर कर सकता है, सबसे लीस्ट वैल्यू जो वो मेजर कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, स्टॉप वॉच हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो अब एक आदमी है और ये उसने क्या करना है, रन करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और ये जो हमारे पास रास्ते में ट्रैक है ये कितना है 1 किलोमीटर लॉन्ग है। तो अब उसने देखना है कि वो 1 किलोमीटर का ये ट्रैक कितने टाइम में जो है कवर कर सकता है, उसकी रनिंग स्पीड क्या है, कितने टाइम के अंदर वो 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो ये लगा ले हमारे पास स्टॉप वॉच है। जैसे ही वो यहाँ से रन करेगा हम स्टॉप वॉच कर देंगे ऑन, ठीक है ना। और हम वो भागता जाएगा। जब वो 1 किलोमीटर पूरा करके दूसरे पॉइंट पे आके जैसे ही रुकेगा हम स्टॉप वॉच कर देंगे ऑफ। तो फॉर एग्जांपल आपकी स्टॉप वॉच क्या शो कर रही है कि 60 सेकंड, यानी इसने 1 मिनट के अंदर अपना 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर कर लिया है। अब हम एक और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इसने 1 मिनट 3 सेकंड में अपना 1 किलोमीटर का जो ट्रैक है कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो अब उसके लिए तो ये होगा ना कि मैं अपनी स्पीड को क्या करूं, बेहतर करूं, मतलब कि कम टाइम के अंदर मैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूं, 1 किलोमीटर मैं कम से कम टाइम में कवर करूं, ठीक है ना। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इसकी क्या थी फर्स्ट अटैम्प्ट, तो सेकंड अटैम्प्ट में क्या होता है कि वो 1 मिनट और 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो उसके लिए तो अचीवमेंट हुई ना कि उसने 2 सेकंड कम लिए, बेशक 2 सेकंड कम लिए हैं लेकिन उसके लिए अब ये अचीवमेंट है। तो उसको कैसे पता लगा कि उसने 2 सेकंड कम लिए हैं, सिर्फ 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड, उसके लिए क्या है एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन हमारे लिए क्या है, सिर्फ 2 सेकंड है। लेकिन स्टॉप वॉच के ज़रिए उसने फाइंड किया कि उसने 2 सेकंड कम लिए हैं, ठीक है, जल्दी मूव किया है। फॉर एग्जांपल अब वो तीसरी अटैम्प्ट करता है। तीसरी अटैम्प्ट वो क्या करता है, 59 सेकंड में 1 किलोमीटर का ट्रैक उसने कवर कर लिया। तो यहाँ पे उसने मज़ीद 3 सेकंड्स जो हैं कम लिए, ठीक है ना। तो इस तरह उसको पता लगा कि उसकी जो स्पीड है दिन ब दिन क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। विद द हेल्प ऑफ उसने स्टॉप वॉच ये चीज़ को मेजर किया और ये फाइंड किया, ठीक है ना। यानी कि स्टॉप वॉच के ज़रिए हम बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि अब आपको एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल यानी बहुत छोटे छोटे इंटरवल मेजर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल ली है ये एग्जाम्पल लिया ना हमने कि उसने पहली अटैम्प्ट में 1 मिनट 3 सेकंड में अपना 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया। सेकंड अटैम्प्ट के अंदर उसने 2 सेकंड रिड्यूस कर दिया, अब उसने 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है। और थर्ड अटैम्प्ट के अंदर उसने 59 सेकंड के अंदर अपना 1 किलोमीटर का ट्रैक कवर किया है। यानी टोटल उसकी जो हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट आई है वो कितनी आई है, आप देख सकते हैं 59 और 3। तो
2 ये और 2 ये टोटल इसने 4 सेकंड जो है इम्प्रूवमेंट की है। 3 अटेम्प्ट्स के अंदर उसने 2 और 2 यानी 4 सेकंड इम्प्रूवमेंट की है, यानी 1 किलोमीटर ट्रैक को कवर करते हुए उसने 4 सेकंड कम टाइम लिया है 3rd अटेम्प्ट तक। तो हमारे लिए फॉर एग्जांपल आप लगा लें इसके कोच हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसने रेस में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके लिए तो ये एक अचीवमेंट होगी ना कि आपके जो प्लेयर है उसने 4 सेकंड कम टाइम लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे लिए छोटी छोटी वैल्यूज़ को, स्मॉल इंटरवल्स को फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल आप अब मैयर कर रहे हैं 3 सेकंड्स, आप जैसे आपने 2 सेकंड्स मैयर किए हैं, आप स्टॉप वॉच के ज़रिए हाफ सेकंड को भी मैयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड में हाफ सेकंड का भी मतलब स्पीड इंक्रीज हुई है तो आप उसको भी मैयर कर सकते हैं। हमने इतनी प्रिसाइज, इतनी एक्यूरेट स्टॉप वॉच बना लिया। फॉर एग्जांपल सेकंड का 10th पार्ट 0.1 सेकंड को भी आप मैयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड में इतना सा भी इंक्रीमेंट आया है, यानी सेकंड का 10th पार्ट ऑफ सेकंड, तो आप उसको भी मैयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है 1.12 में, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मैयरमेंट। तो इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि जो वैल्यूज़ हम मैयर करते हैं, जो मैयरमेंट्स हम लेते हैं, उसमें साइंटिफिक फिगर से क्या मुराद है। तो आए इसका जवाब देखते हैं। द मैयर्ड ऑब्जर्वेशन इज़ एक्सप्रेस्ड इन डिजिट्स। तो जो हम मैयरमेंट्स ले रहे हैं, जो हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, उसको हम डिजिट्स में एक्सप्रेस करेंगे, लाइक 1 2 3, लाइक 32 22 पॉइंट समथिंग, इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। They are accurately known and the first less accurately known digits in the observation are called scientific figure। तो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या होंगे, they are accurately known digits होंगे, और क्या होगा, फर्स्ट लेस एक्यूरेटली नाउन डिजिट होगा। तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, एक्यूरेटली नाउन होंगी, और जो पॉइंट यानी डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ होंगी वो लेस एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स होंगे। तो आए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने किसी चीज़ की क्या की है, लेंथ फाइंड की है, तो वो लेंथ अब आपके पास आई है 86.2 मीटर। अब आपने देखना है कि इसमें टोटल साइंटिफिक फिगर्स हैं कितने, तो इसमें टोटल हमारे पास 3 साइंटिफिक फिगर्स हैं। तो इस 8 को हम कहेंगे फर्स्ट एक्यूरेटली नाउन डिजिट, और इस 6 को कहेंगे सेकंड एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, पॉइंट से पहले हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड एक्यूरेटली नाउन डिजिट। और अब जो पॉइंट के बाद है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट के बाद वाली जो हमारी वैल्यू होगी, जो डिजिट होगा, वो कहलाएगा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू साइंटिफिक फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक फिगर्स है उससे प्रिसीजन, एक्यूरेसी या करेक्टनेस वो कैसे मेजर की जा सकती है। अब आप सबको पता है साइंटिफिक फिगर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो हम अभी ऊपर हमने पढ़ा है, जो हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं और जिन्हें हम डिजिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वो जो हमारे पास डिजिट्स में वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक फिगर कहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि साइंटिफिक फिगर्स जो हैं वो प्रिसीजन से कैसे रिलेट हैं। अब प्रिसीजन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं वो मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें एरर के चांसेस तकरीबन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो आए इसका जवाब पढ़ते हैं। मोर इज़ नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर्स, कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर्स होंगे, ठीक है ना, when the measuring instruments use has smaller value of its least count। तो वो कह रहे हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मैयर कर रहे हैं, अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं, उसका लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा हमारे पास क्या होंगे, उतने ज़्यादा साइंटिफिक फिगर्स होंगे, ठीक है। तो आए पहले इस बात को समझते हैं।
तो हमें यही कहा गया था कि जितनी ज़्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास उतने ज़्यादा क्या आएंगे, साइंटिफिक फिगर्स आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लीस्ट काउंट देखते हैं वर्नियर कैलिपर का। तो ये 0.1 मिलीमीटर में है और 0.01 सेंटीमीटर में है। तो अब हमने वर्नियर कैलिपर के थ्रू एक डायमीटर फाइंड किया जो कि सेंटीमीटर में हमारे पास क्या आया है, 3.56, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं, ऐसे ही है ना। वर्नियर कैलिपर से जब हम कोई वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0, 1 है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ 5, 6। लेकिन हम जब वर्नियर कैलिपर में कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो वो ले रहे हैं मिलीमीटर में, तो वहाँ पे हम पॉइंट के बाद किस में लिख सकते हैं, कितनी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, सिर्फ एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हम सिर्फ इसको राउंड ऑफ कर देंगे और ये 5 को हम 6 लिख देंगे। ओके, तो देखें यहाँ पे वो बात क्लियर हो रही है ना। अब ये जो 3.56 वैल्यू है ना, क्या है, ये जितना स्मॉल लीस्ट काउंट है ना, कह रहे हैं कि जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, ये वाला लीस्ट काउंट 0.01, जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी। और अब सेंटीमीटर से ज़्यादा स्मॉल लीस्ट काउंट किस में है, हमारे पास मिलीमीटर में है। ओके है, तो ये जो 3.6 है हमारे पास वो 3.56 से ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होता है। तो अब देखें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हमारे पास मिलीमीटर में क्या है, 0.01, और सेंटीमीटर में क्या है, 0.001। यानी जब सेंटीमीटर में लेंगे तो हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं और जब मिलीमीटर में लेंगे तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। और आप सबको पता है जो मिलीमीटर है वो क्या है, सेंटीमीटर से ज़्यादा छोटी वैल्यू है। ये सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² और मिलीमीटर होता है 10⁻³ तो मिलीमीटर इज़ मोर स्मॉलर देन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ फाइंड की है जो कि हमारे पास आ गई है सेंटीमीटर के अंदर 2.678। तो अब हमने इसको मिलीमीटर के अंदर लिखना है तो क्या होगा, 2.68 हो जाएगी। यानी ये 8 जो है ये 7 को राउंड ऑफ करके 8 हो जाएगा। तो वो कह रहे थे कि आपके पास जितनी ज़्यादा स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा, जितना स्मॉलर लीस्ट काउंट होगा तो उतनी ही हमारे पास प्रिसाइज वैल्यू आएगी। तो आगे इसका आंसर पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट द लार्जर द वैल्यू ऑफ प्रिसीजन। कह रहे हैं कि जितनी स्मॉल वैल्यू लीस्ट काउंट की होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, प्रिसीजन होगी। इनके कहने का ये मुराद है कि आप जितनी ज़्यादा स्मॉल से स्मॉल मेजरमेंट को फाइंड कर सकेंगे उतना ज़्यादा जो हमारे पास डाटा इकट्ठा हो रहा है, गैदर हो रहा है, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग टेकन बाय स्क्रू गेज हैज़ मोर प्रिसीजन दैन रीडिंग टेकन बाय अ मीटर और वर्नियर कैलिपर। इनके कहने से ये मुराद है कि जो आपने रीडिंग ली है स्क्रू गेज से वो ज़्यादा प्रिसाइज है देन रीडिंग टेकन बाय मीटर रॉड और वर्नियर कैलिपर, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो सबसे ज़्यादा किसका है, स्क्रू गेज का। इसलिए हम उससे जो वैल्यू लेंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ज़्यादा डिटेल्ड होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी एज़ कम्पेयर टू जो वैल्यूज़ हम मीटर रॉड से या वर्नियर कैलिपर्स लेंगे, क्योंकि इनका जो लीस्ट काउंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट ये वैल्यू मेजर कर सकते हैं, वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा है। यानी कि ये थोड़ी बड़ी वैल्यू को लेते हैं, लाइक ये ले लेते हैं सेंटीमीटर्स में, थोड़ी वैल्यूज़ को लेते हैं, इसी तरह। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।